चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न था। चालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियाँ उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम-धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को गंभीर और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज झालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज़ बनवाई है इधर? रमा के टालम टोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपये मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीज़ें कितनी बनी और कितनी बिकी? आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए, आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपये जमा कर लो और कंगन का एक अच्छा सा जोड़ा तैयार कर दो। गंगू ने रुपये लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपये कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपये वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपये दे दिए। अब उससे रुपये निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूँगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। चालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि रुपये डकार जाएं और चीज़ के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपये लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते कि मैं हंटर से बात करूं? रमानाथ ने जोर देकर कहा, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी ललोचपों की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूँ हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपये लिए कंगन न बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज़ है। उन्होंने पेशगी रुपये दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपयों के लिए पूर्णोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू, पूर्णोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन सी बड़ी बात है? कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों नहीं कह दी?
अब तक मैंने रुपये की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने झालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे। वह किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपये अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता था और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपये बनाना वणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपये की कौड़ियाँ ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूँ, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती है। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नज़र न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुँह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपये दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहल्लत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि झालपा की आँख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुँह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। झालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निंद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपये कमा लाऊं। झालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए फिरूँगा। झालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूँगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। झालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई तुम मुझसे मुहब्बत नहीं करते, केवल मुँह देखे की प्रीत करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाशी ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कभी का चला गया होता। झालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है झालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। झालपा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, यह क्या मुझसे कहूँगा? झालपा, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढब प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? झालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। झालपा, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूंगी। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। झालपा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। झालपा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूँ। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता झालपा, ईमान से कहता हूँ।
तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न विद्या है, न रूप है। बताओ। चालपा, बता दूँ? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊँ? अब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल शंका है। चालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुर्राव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। चालपा, मेरी तरफ देखकर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। चालपा जब उससे पूछती, सराफों को रुपये देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ, कुछ न कुछ हर महीने देते जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने चालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सराफ के तो अभी सब रुपये अदा न हुए होंगे। रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी है। चालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ, लिखता क्यों नहीं। 700 से कुछ कम ही होंगे। चालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपये तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं चालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। चालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुँह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। चालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव! रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो चालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपये क्यों देता? आज चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है। बस, और कोई बात नहीं है। 10 दिन में या तो चीज़ ही लाऊंगा या रुपये वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? चालपा, कुछ नहीं, मैंने यूँ ही पूछा था। चालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। कहाँ से रुपये लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपये दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा हूँगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मिजान दिया तो 2,500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2,500 की जगह मिजान 2,000 लिख दूँ। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियाँ आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यहीं है, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पा जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी धर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपये में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपये का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी।
रमा को आज नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर ही पर बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपये हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज़ यह चांदी ना होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज़ 5 रुपये मिल जाए और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊँ। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उससे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुँचा। रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूँगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा ज़रूरी काम था। आखिर 10 रुपये पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपये जेब में रखे और घर चला। 25 रुपये केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने में भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपये भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपये और वसूल हुए। चिराग जले पर वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुँह चुराने की नौबत न आएगी।